This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः माघ शुद्ध प्रथमा द्वितीया च दिनांक 2 फेब्रुवारी 2022 चरक विमानस्थळ अध्याय 5 स्रोतो विमान शंखं चक्रं जलतान्दरतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। स्वेदवाहिनी दुष्यंती क्रोधशोक भयस्तथा कुष्ठ रोग में जैसे ये स्वेदास्वेद विवरणता वगैरह इस प्रकार के लक्षण पूर्ण रूप में बताए गए, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये भी एक कुष्ठ का हेतु होता है। स्वेद व स्रोतस अगर दुष्ट हो जाता है तो क्रोध शोक भय तथा क्रोध शोक और भय इनसे भी स्वेद व स्रोतस दुष्ट होता है। और खास करके कुछ व्यक्तियों में हाथ में या पैर में तलपांव तल हाथ में बहुत सारा पसीना आता रहता है और वो ज्यादातर मानसिक भावों से संबद्ध रहता है। जब भी गुस्सा हो जाता है, भय निर्माण होता है, तो इनको पसीना छूटने लगता है और वो इतनी बड़ी मात्रा में होता है कि उसके लिए कुछ इलाज करना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाता है। तो ये क्रोध शोक भय तथा क्रोध शोक भय से भी इस प्रकार से स्वेदवा स्रोतस दुष्ट हो जाता है, तो ये देखना चाहिए। और शीतोष्ण अक्रम सेवन ये क्या है वास्तव में थोड़ा देखना पड़ेगा कि ऋतु के अनुसार शीतोष्ण क्रम क्या होगा ये थोड़ा निर्धारित करना पड़ेगा और फिर ये नहीं लेना है तो लेना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आहारश्च विहारश्च यस्यात् दोषगुणे समः धातुभिर्विगुणश्चापि स्रोतसां स प्रदूषकः। एक महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है और ये और उसका आगे वाला श्लोक ये दोनों इसके बारे में महत्वपूर्ण इस प्रकार के रहेंगे, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से हो ये इसके बारे में कहीं बहस इस प्रकार की नहीं है। जो आहार और विहार दोष गुणों से सम इस प्रकार का होगा, दोष गुणों जैसा होगा, लेकिन धातु से विगुण इस प्रकार का होगा। स्रोतसाम से प्रदूषका, वो स्रोतस को बिगाड़ने वाला इस प्रकार का समझना चाहिए।
अभी यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौषधम, ये आश्रय भाव के बारे में बताया गया है। उत्तरास्त्र स्थितो वायु पित्त स्वेद रक्त श्लेष्मा शेषेषु सर्वेषु, और आश्रयाश्रयणाम यथा यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौषधम अस्ति मारुतयोर्नयोः प्रायो विद्यते तर्पण श्लेष्मानुगता तस्मात् संशयस्य विपर्ययात् वायुना अनुगतो अस्माच्च, इस प्रकार का वाग्भट में सूत्र आता है 11वें अध्याय। तो इसमें बात ऐसी है कि जनरली जो दोष को बढ़ावा देने वाला दोषों से समगुण इस प्रकार का होगा। वैसे देखा जाए तो आहार में षड्रसात्मक आहार है, और जो भी हम खाएंगे उससे कुछ ना कुछ तो दोष बढ़ेगा ही। मधुर खाएंगे तो कफ बढ़ेगा और वात पित्त का क्षय होगा। अम्ल ले लेंगे, लवण ले लेंगे तो कफ पित्त बढ़ेंगे, वात का क्षय होगा। इस प्रकार से तो दोषों से समगुण ये तो होने ही वाला है, इसमें कोई संदेह। लेकिन सिर्फ दोषों से समगुण होना इतना काफी नहीं है। धातुभिर विगुणश्चापि, धातुओं के साथ वो विगुण होना जरूरी है। अब धातुओं के साथ विगुण होना ये क्या बात है? वास्तव में थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि जाठराग्नि द्वारा पहले पचन हो जाने पर धातुओं का निर्माण आगे शुरू होगा। आहार रस बनेगा, फिर रसादि धातु बनेंगे उससे। और वहां पे अगर ये पता चले कि ये धातुओं की वृद्धि करने के बजाय उनके विगुण रूप में रहते हैं, ये इसी प्रकार का वर्णन विरुद्धाहार में भी आता है। आहारश्च विहारश्च यस्य दोषगुणे समानः धातुभिर्विगुणश्चापि ये तो ये श्लोक बताया मैंने। प्रत्यनीकतया स्थितं विरुद्धं तत् आहारश्च विहारश्च यस्य दोषगुणे समानः। यत्किंचित् दोषम् उत्क्लेश्य न निरहरति कायतः आहारघातं तत्सर्वं अहिताय उपपद्यते। तो दोषों का उत्क्लेश करके उसको बाहर नहीं निकालने वाला, ये विरुद्धं तत्ति धातूनां प्रत्यनीकतया स्थितम्, वो धातुओं के प्रत्यनीक विरुद्ध बनकर शरीर में रह जाता है। और फिर इसके जरिए काफी रोग निर्माण होता है। शांग्यान देवी सर्पदक उदाहरण एक बड़ी लिस्ट वहां पे दी गई है 26वें अध्याय में सूत्र स्थान। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब धातुओं का निर्माण शुरू होगा तो ये अगर धातु की प्राकृतिक स्तर पे वृद्धि करते रहते हैं तो कोई आपत्ति इस प्रकार की नहीं है। लेकिन ये अगर धातुओं के विगुण इस प्रकार के हो जाएंगे तो वो उस स्रोतस को दुष्ट करेंगे। ये नौबत कैसे आती है और किस प्रकार के आहार विहार से आती है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। इसलिए शायद ये बात बनती है कि जो पारंपरिक आहार है इसमें स्वास्थ्य मेंटेन करने का जो भी स्वस्थ वृत्त है उसके लिए अच्छा होना इस प्रकार का कुछ सामर्थ्य है। अब जब उसमें परिवर्तन आने लगता है किसी भी कारण से, तो ये बात हो सकती है कि ये दोष गुणों से सम है। क्यों कुछ ना कुछ तो दोष गुणों के सम होना ही है। गुरु है तो कफ के समान है, लघु है तो वात के समान है वगैरह, इस प्रकार से तो होने ही वाला है। फिर भी रिजल्टेंट उसका जो रहेगा, उससे जो शरीर में भाव बनेंगे वो अगर धातुओं के विपरीत धातुओं से विगुण इस प्रकार के बनते हैं
तो ये स्रोतस की दृष्टि के लिए कारण हो जाते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? क्षयात् सम्माननात् रक्षात् व्यायामात् कृतस्य च रोगो बातें प्राणव स्रोतस के दृष्टि के कारण, रसव स्रोतस के दृष्टि के कारण वगैरह वगैरह जो बताए गए हैं, उसके आधार पर थोड़ा कह सकते हैं कि इस प्रकार की उनकी गुरु शीत मत स्निग्ध मतिमात्रम समझता, गुरु शीत अति स्निग्ध वगैरह इस प्रकार के और अति मात्रा में सेवन करने से रसव स्रोतस बिगड़ जाता है। चिंतानाम चाति चिंतनात् और चिंतानाम चाति चिंतन ये भी होता है। गुरु शीत अति स्निग्ध अति मात्रे ये सब कफ को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के हैं। फिर भी केवल कफ को बढ़ावा नहीं मिलता, कफ से समान गुण है, लेकिन उसके साथ में ही ये धातुओं के प्रत्येक इस प्रकार के स्थित हो जाते हैं, विगुण रहते हैं, और फिर ये रोगों को निर्माण करने वाले, स्रोतस को बिगाड़ने वाले इस प्रकार के रहते हैं। तो पारंपरिक आहार से जो हमें पीढ़ियों से साध्य था, उससे हम दूर चले गए। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और जब तक ये प्राकृतिक आहार इस प्रकार का पारंपरिक आहार ले रहे थे, तब तक समस्याएं उतनी जटिल नहीं हुई थी। लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन के जरिए विश्व भर के सभी पदार्थ सभी जगह उपलब्ध है, और भिन्न रुचि लोग रहते हैं। कुछ कवि रहते हैं जिनको विभिन्न प्रकार से पदार्थों का सेवन अच्छा लगता है, ढूंढते रहते हैं कि कहाँ क्या अच्छा मिलता है और मैं वो खाऊं इस प्रकार से। और फिर उसको कैसे पचाना है इसके बारे में शरीर को कुछ मालूम नहीं है, तो गड़बड़ हो जाती है। फिर भी अगर अग्नि अच्छा है तो कैसे किसी ना किसी तरीके से उसको पचा लेता है। फिर भी ये जाठराग्नि के स्तर पर हुआ, आगे भूताग्नि और धात्वाग्नि के स्तर पर क्या स्थिति रहेगी? और वहां पे अगर उसको पचा नहीं पाएंगे तो ये धातुओं के विपरीत बनते हैं, वहां पे रह जाएंगे इस प्रकार से। और फिर मौका मिलते ही एक तो दोषों के गुण के समान है तो दोष बढ़ाएंगे ही, और दोष वैषम्य ही व्याधि है तो रोग निर्माण करते रहेंगे। अभी सभी तरीके की जो एलर्जीज है वो शायद इसका नतीजा है कि उसमें धातुओं में परिवर्तित हो जाना अच्छे तरीके से ये बात नहीं हो रही, और धातुओं के विपरीत बनकर वहां पे रहेंगे तो लक्षण रूप में एलर्जी क्रैश वगैरह ऐसी स्थिति आ जाएगी। और स्रोतो दृष्टि होती रहेगी। तो उससे अगर बाहर निकलना है तो धातु भी विगुण इस प्रकार का जो आहार विहार इस प्रकार का है उसको टालना जरूरी होगा। और ये समझेंगे कैसे, ये बड़ी मुसीबत वाली बात इस प्रकार की है। ये धातुओं के विगुण इस प्रकार के बनते रहेगा, ये तो कार्यानुमेय इस प्रकार का कार्य किस प्रकार का हो रहा है, तो अरे स्वास्थ्य नहीं बन रहा तो ये शायद धातुओं से विगुण रह रहा है इस प्रकार से। और सूत्र स्थान में भी एक दूसरा अजीब सूत्र आया है कि वंध्यत्व जो है वो असाध्य के बिना होता ही नहीं है।
तो ये जब मैंने एक छात्र से सुना, रेफरेंस देखा तो ऐसा ही रेफरेंस है कि असाध्य के बिना वंध्यत्व होता ही नहीं है इस प्रकार से। तो सात्म्य से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, और सात्म्य ये अच्छी चीजों का और बुरी चीजों का दोनों तरीके से हो सकता है। जब पहले तंबाकू खाते हैं या सिगरेट फूकते हैं तो तकलीफ होती है, फिर उसकी आदत बन जाती है, आगे तकलीफ नहीं होती इस प्रकार से, तुरंत जो तकलीफ होती है वो तो नहीं होती है इस प्रकार से। लेकिन ये मतलब नहीं रहा कि तकलीफ नहीं हो रही है तो तंबाकू अच्छी है, ये तो नहीं बता सकते। तो उसी प्रकार से अहितकारक चीज का भी सात्म्य बन सकता है, और उल्टा भी हो सकता है, जो हित है वो सात्म्य नहीं है। दूध है, घी है और कोई इस प्रकार की अच्छी बातें हैं जिसका सात्म्य होना चाहिए, लेकिन वहां पे ऐसा होता है कि सात्म्य होता नहीं है इस प्रकार से, उससे तुरंत तकलीफ होती है तो लोग छोड़ देते हैं लेना इस प्रकार से। तो हित क्या है और अहित क्या है, ये देख लेना जरूरी होगा। अभी इन्होंने इसकी जो बात व्याख्या बनाई है हित और अहित की, वो सापेक्ष है एक तो, और टेक्निकल ज्यादा है, कि जो समधातुओं को बनाए रहेगी उसको बिगाड़ने नहीं देगी, वो समासता हित इस प्रकार का है। और जो धातु वैषम्य निर्माण करने वाली है या उसको बढ़ावा देने वाली है वो समासता अहित है। अब इसमें हिताहितत्वे पेकांत नियमोस्माद अनुष्ठितः मात्रा योग क्रियादेश कालावस्थादिरहितः ततस्ततो यतो दृष्टास्तेते भावास्तथा। मात्रा योग क्रियादेश काल अवस्था के अनुसार भावों में परिवर्तन आ जाता है, जो हित है वो अहित बन जाती है, जो अहित है वो हित बन जाती है। और अष्टांग संग्रह में इसके बारे में काफी बहस की गई है, काफी उदाहरण दिए गए हैं कि जो आपातता हित होना चाहिए लेकिन हित हो नहीं रहा, अनापातता हित होना चाहिए लेकिन अहित नहीं हो रहा, हित हो रहा है इस प्रकार से। चक्षुष्योपि हि गोधूमो तैलपक्वस्तु दृष्टिया, कि गोधूमो वैसे चक्षुष है, गेहूं जो है वो, लेकिन तैलपक्व करने से दृष्टिया है, दृष्टि का नाश करने वाला। तो पूरी ये जो चीज है, कड़बू वगैरह इस प्रकार के जो तैल में तले हुए इस प्रकार के पदार्थ रहेंगे गेहूं से बने, वे दृष्टि के लिए अच्छे नहीं है। वैसे गोधूम अच्छा है लेकिन तली हुई इस प्रकार की चीजें अच्छी नहीं है। तो ये हित का अहित कैसे कन्वर्ट हो जाता है और अहित का हित कैसे बन सकता है, ये देखना पड़ेगा और सोच समझ कर निर्णय करना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव है ज्यादा से ज्यादा परंपरा से चले, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है, लेकिन परंपराओं में भी गलतियां घुस सकती हैं, गलत परंपराएं रूढ़ हो सकती है। तो उनको भली भांति देखना है कि ये परंपरा अच्छी है नहीं है, और फिर उसको स्वीकृत करना है नहीं करना है इस प्रकार। अभी टीवी में काफी खाना खजाना वगैरह इस प्रकार के प्रोग्राम रहते हैं, और नए नए इस प्रकार से पदार्थ बताते रहते हैं इस प्रकार से। पूर्वी ग्रामीण भागात खूप रडत असतील तर अफू बाजरीच्या दाण्याच्या प्रमाणात देत असत, त्याचा काय परिणाम होत असा, अभी भी प्रचलन में है ये बेबसी है। उनको काम पे जाना है, बच्चा बहुत छोटा है, और वो उनके पीछे पड़े रहेगा, उन्हें काम नहीं करने करने देगा, और काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो परवरिश नहीं हो सकती,
इसलिए बच्चों को सुलाने के लिए इस प्रकार के अफीम देते थे ताकि वो रोए नहीं, सो जाए। और फिर शाम को जब वापस आएंगे तो उसको खाना वगैरह खिलाएंगे, उसके साथ खेलेंगे। तो ये अच्छा तरीका नहीं है, इस प्रकार से अफीम देना ये अच्छा नहीं है। तो इसमें ऐसा होगा कि मूल रूप से आर्थिक स्तर उसका कैसे अच्छा हो जाए, बढ़ जाए। अभी भारत में कहते हैं कि केवल 100 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों की संपत्ति इकट्ठा है। इतना आर्थिक वैषम्य भारत में है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप रोजी रोटी कमा नहीं सकते हैं तो बड़ी बात हो जाती है। और फिर इस प्रकार के कुछ तरीके ढूंढे जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये छोड़ना ही चाहिए। तो अभी एक बड़ा इस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए कि पारंपरिक आहार क्या है और उसको प्रचलन में कैसे लाएंगे। मैंने आयुर्वेदीय छात्रों के लिए पाककृति की स्पर्धा इस प्रकार से डिक्लेयर करना, और ग्रंथों में जो पाककृतियां दी गई है, निघंटु रत्नाकर में है या फिर क्षेम कुतूहलम में, भोजन कुतूहलम में है, तो उनको पुनरुज्जीवित करने की कोशिश करें। उसमें उसके गुणधर्म भी दिए गए हैं, सिर्फ पाककृति दी गई है ऐसा नहीं है, और उनके गुणधर्म भी उसमें दिए गए हैं। तो उसके आधार पर किसको देना है, किसको नहीं देना है, इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। और जो अभी परंपराओं में घुस गए हैं इस प्रकार से, जो अच्छे नहीं है, अभी तक इस प्रकार के हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक बनाना कि नहीं ये अच्छा नहीं है, आप ये मत कीजिए। ज्यादातर ऐसा होता है कि ये खाना खजाना वाले जो प्रोग्राम है उसमें से कुछ ही पदार्थ टिक पाते हैं, बाकी तो चले जाते हैं, एक दो बार कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं इस प्रकार से। लेकिन वास्तव में ऐसा रहेगा कि इनका भली भांति अगर प्रयोग करना है तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, और सही रहेगा नहीं रहेगा ये थोड़ा देखना इस प्रकार पड़ेगा। अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणां ग्रंथयोऽपि वा विमार्गगमनं चापि स्रोतसां दृष्टिलक्षणम्। ये भी महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है, और उसका प्रैक्टिकल उदाहरण कैसे देखेंगे ये काफी मुश्किल इस प्रकार की है। अति प्रवृत्ति होना किसी भाव, चाहे मूत्र है, पुरुष है, शुक्र है वगैरह, जो इस प्रकार से बाहर निकलने वाले भाव है, ये समझ सकते हैं। अतिसार इस प्रकार का हो गया, मूत्रातिसार इस प्रकार का हो गया, तो ये अति प्रवृत्ति है। संग तो देखा ही जाता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, मूत्र निग्रह इस प्रकार का हो गया, वायु का इस प्रकार का संग हो गया, ये भी देखते हैं। शिराणां ग्रंथयोऽपि वा, ये बड़ा अजीब माहौल है। शिराओं की ग्रंथि ये क्या होता है? और ग्रंथि का निर्माण होना यानी कि कुछ भाव पदार्थ वहां पे आकर जम जाते हैं और फिर उसको एक ग्रंथि जैसा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। अब खास करके सिर्फ शिराओं के ग्रंथि के बारे में कैसे बताया गया है? ग्रंथि अर्बुदा अपची वगैरह इसके बारे में आगे उत्तर स्थान में अध्याय है। शिरा ग्रंथ नवे तैलम साहचरण, इस प्रकार का भी शिरा ग्रंथ अगर नया है तो साहचर पीने के लिए बताया गया है इस प्रकार से। लेकिन शिराओं में ग्रंथि कैसे व्यक्त कर पा रहा है?
ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। ये बहुत कम नर दिखते हैं कि जिनकी सिराओं में कुछ इस प्रकार का ग्रंथी दिखाई देता है. देश स्थलांतर केलेल्या लोकांनी काय करावे? सातवे सेवन चालू ठेवावे का बदलावे? देश के अनुसार बदलना ही चाहिए. अब यहाँ से कोई साउथ में जाकर रहता है और वहाँ इडली डोसा नहीं खाता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी. और साउथ से यहाँ कोई महाराष्ट्र में आता है और उसकी इडली डोसा चालू होता है तो उसकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी. तो देश का जो साथ में है वो तो सभी को देखना ही है. क्रम से दूर करें, क्रम से नया जो साथ में है वो सेवन करिए. अच्छा है. शिरानाम म्हणजे शिरांमध्ये की शिरांच्या